ये है सुलोचना दीदी, जिनकी 2 संतान है, बेटा विकी और बेटा स्वीटी। विक्की मम्मी का लाडला है। लाडला क्या, सर चढ़ा समझिए। माँ की जरूरत से ज्यादा लाड प्यार का असर है कि 21 साल का विक्की 16 साल का बच्चा बना घूमता रहता है। वहीं 23 साल की स्वीटी खुद को मैडोना से कम नहीं समझती। हाई क्लास नखरे दिखाने वाली स्वीटी की शादी अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ के सोनू के साथ तय हुई है। तो जी, कहानी के सारे किरदारों से आपका परिचय तो हो गया, आगे चले। अरे 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 ठहरिए जनाब, एक मुख्य किरदार का नाम तो रह गया। वो है टीटू। टीटू सुलोचना के पड़ोस में रहने वाला लंबा चौड़ा जट मुंडा है, जिसे सुलोचना ने अपना सेकंड सन, बोले तो मुंह बोला बेटा बनाकर रखा है। टीटू पुत्र कहाँ है तू? सुबह से मैंने दसा था ना कि आज सोनू पुत्र जी आ रहे हैं, उनके स्वागत की पूरी तैयारियां तेरे ही मत्थे। मैंने कुछ नहीं पता। ओहो आंटी जी, आपका मेहमान तो साडा मेहमान, चिंता बहुत करते हो आप। मैं सब तैयारी कर लूंगा, आप बस चुप करके घर में बैठो। अभी मैं बीकानेर वाले के यहाँ आया हूँ, नाश्ते के सारे आइटम पैक करा लिया आंटी जी, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ। और आंटी जी, वो नट्टू के स्पेशल समोसे भी खरीद लिया है। ये तूने बहुत अच्छा काम किया बेटा, अब तो जल्दी से आ जा। तुझे पता है ना, तू नहीं होता तो मेरे तो हाथ पैर ही फूलने लगता है। आंटी जी, मैंने कहा ना, आप चिंता ना करो, आप बैठो आराम से। थोड़ी देर में टीटू नाश्ते के तमाम तरह के आइटम लेकर सुलोचना के घर पहुंच गया। टीटू के पहुंचने के थोड़ी देर बाद दामाद जी यानी कि सोनू बाबा भी वहां पहुंच चुके थे। विक्की देख, जीजा जी आ गए। अरे सुन रहे हो विक्की के पापा? अरे दामाद जी आ गए, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, तुझे नाश्ता सर्व करो। इतना सब कुछ मंगाने की क्या जरूरत थी मम्मी जी? वो मैं पूछ रहा था कि स्वीटी कहीं नजर नहीं आ रही, घर पर नहीं है क्या? वो क्या है ना मम्मी जी, लहंगे की डिजाइन दिखाने के लिए बोला था। अरे क्या सुनो भाई साहब, आप भी लहंगे का डिजाइन दिखाने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए? अब लहंगे के डिजाइन तो आप मोबाइल से भेज देते। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे फोटो देखकर लहंगा नहीं लेने वाली। मैं बता रही हूँ सोनू जी, लहंगा तो मैं अपनी पसंद का लूंगी, वो भी चांदनी चौक से। पहले कलर, डिजाइन, स्टाइल सब ट्राई करके देखूंगी और जो अच्छा लगेगा ना वही खरीदूंगी। मैं बता रही हूँ, पूरे चांदनी चौक का ना 1 नंबर लहंगा खरीदना है मैंने। अरे क्यों नहीं, शादी को रोज रोज थोड़ी न होती है, जो तुम्हें पसंद हो ले लो, पैसों की चिंता मत करना। ऐसा करता हूँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद खुद तुम्हें लहंगे की शॉपिंग के लिए ले चलता हूँ। अरे सोनू पाजी, आप तो समोसे खा ही नहीं रहे, विक्की समोसे खिलाओ जीजा जी को। टीटू के इतना कहते ही विक्की समोसा सोनू के मुंह में ठूंस देता है। अरे दामाद जी, इतनी धूप हो रखी है बाहर, कहाँ आप ये दिल्ली की चिलचिलाती धूप में चांदनी चौक की पतली पतली गलियों में धक्के खाओगे? आप ऐसा करो, यहीं एसी में आराम करो। लहंगा तो इसे टिट्टू दिलवा लाएगा, ये भी अपना ही बच्चा है, बचपन से साथ खेले हैं जी दोनों। आप ये समझ लो जी, जैसा विक्की वैसा टीटू। टीटू पुत्र, तो ऐसा कर स्वीटू नु ले जा, और सुन इस बात का ख्याल रखना कि दामाद जी ने बोला है लहंगा स्वीटी की पसंद का होना चाहिए। भाई पसंद का लहंगा पहनेगी तभी तो रौनक आएगी ना चेहरे पर। सोनू की सुलोचना के घर में खूब आवभगत हो रही है। चाय, समोसे, कचौड़ियां, बेड़मी एक एक करके सुलोचना, विकी और उनके पापा उसे खिलाने में लगे हुए थे। वहीं टीटू और स्वीटी शॉपिंग के लिए निकल गए। पूरा दिन सोनू स्वीटी का इंतजार करता रहता है और फिर कई घंटे की शॉपिंग के बाद आखिरकार स्वीटी घर आ जाती है। अरे स्वीटी जी आ गई आप, दिखाइए तो कैसा लहंगा लिया आपने? सोनू जी बहुत थक गई हूँ मैं, आप तो यहाँ पर आराम से एसी के कमरे में बैठे हो। आपको पता भी है बाहर कितनी गर्मी हो रखी है, ऊपर से चांदनी चौक की गलियों में घूमते घूमते सर चकराने लगा मेरा तो। इस टाइम ना बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है मेरा। अरे बेटा तू चिंता ना करे, ऐसा कर तू और टीटू ना तेरे वाले कमरे में बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं उधर ही चाय भिजवा देती हूँ। दामाद जी तो यहाँ हमारे साथ बैठकर बातें कर ही रहे हैं, उनका ख्याल हम रख लेंगे। सुलोचना 2 कप चाय बनाती है और टीटू स्वीटी के लिए चाय उनके कमरे में पहुंचा देती है, और इधर दामाद जी अपने सास, ससुर और साले के साथ बातों में लगे हुए थे। अरे जीजा जी, समोसे खाओ ना, आप शर्माते बहुत हो। हाँ जी खा रहे हैं। 2 घंटे बाद स्वीटी अपने कमरे से बाहर आती है। अरे स्वीटी जी, कहीं जा रहे हो क्या आप? बड़े रेडी होकर निकले अपने रूम में से, मैं सुबह का आया हूँ, आप तो मेरे पास थोड़ी देर भी बैठ नहीं रहा। तो सोनू जी, आपको भी सरप्राइज देने की क्या जरूरत थी? बताकर आना चाहिए था ना। अब अचानक से 2 घंटे पहले फोन करके बताओगे कि आप पहुंच रहे हो, तो कैसे मैनेज होगा बताओ? मैंने कितनी सारी अपॉइंटमेंट लेकर रखी है। दिल्ली की सबसे बड़ी हेयर ड्रेसर के पास अपने बालों की सेटिंग कराने जा रही हूँ मैं।
और अगर आज नहीं गई ना तो फिर अगले 3 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं है। अब आप देख लो, आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी शादी में सबसे खूबसूरत लगे? अरे नहीं स्वीटी जी, आप अपनी तैयारी करो, मुझे पता है ये सब आप मेरे लिए तो कर रही हो। हमने तो शादी के बाद सारी जिंदगी साथ में ही रहना है, ऐसे भी कौन सी जल्दी है साथ में टाइम स्पेंड करने की, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी ना यही समझदारी मुझे अच्छी लगती है। आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग बंदा हो ना तो बस और क्या चाहिए जी लाइफ में। स्वीटी की बात सुनकर सोनू बड़ा खुश हो गया था। ठीक है, कोई परेशान की बात ना है। आप ऐसा करो, अपने बाल वगैरह सेट करवाओ, मैं भी निकलता हूँ। अब मुझे भी यहाँ से वापस जाने में 4-5 घंटे तो लग जाएंगे। अभी निकलूंगा तब भी पहुंचते पहुंचे 11-12 तो बज ही जाएंगे। अरे दामाद जी, मैं तो कह रही थी आज रात को आप यहीं रुक जाते। अरे हमारा टिट्टू है ना, एकदम A1 इंतजाम करेगा आपके रुकने का, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे नहीं मम्मी जी, वो मम्मी पापा को ना यहाँ आने के बारे में मैंने बताया नहीं था। अब उन्हें मेरे रात में रुकने के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अब मैं चलता हूँ, बस आप लोगों से मिलने की इच्छा थी इसीलिए चला आया। ठीक है, तो फिर अब शादी में मुलाकात होगी। 15 दिन में तो शादी है, एक बार शादी हो जाए फिर तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा जी। सोनू चंडीगढ़ के लिए निकल गया। सोनू के जाने के बाद, स्वीटी तू भी ना पगली की पगली रह जाना तू। हफ्ते में शादी है तेरी, कुछ अकल की बात सीखेगी कि ऐसी रह जाएगी? ऐसी बात क्यों कर रही है मम्मी? माँ ने कौन सी गलत बात कह दी? अरे सगाई के बाद लड़कियों का अकेले निकलना ठीक नहीं रहता है, और फिर तेरी शादी है 2 हफ्ते में, तुझे अकेले घर से बाहर भेजने का रिस्क तो उठा नहीं सकती मैं। टिट्टू किस दिन काम आएगा? तो रुक जा, मैं अभी टिट्टू ने आवाज लगानी है, वो ले जाएगा तुझे बाल कटवाने के लिए। सुलोचना टीटू को आवाज लगाती है। क्या हो गया आंटी जी, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं बेटा, परेशानी नहीं है। इस बेटी को वो बाल सेट करने वाले होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, हेयर ड्रेसर, वहां लेकर जाना है। तो ऐसा कर, स्वीटी को अपने नाल ले जा। ठीक है आंटी जी, आप कह रहे तो मैं ले जाता हूँ। चल स्वीटी। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगा था और टीटू भी जोर शोर से शादी की तैयारी में लगा हुआ था। 2 दिन बाद सोनू और स्वीटी की शादी थी। घर के बाहर बड़ा सा तंबू लगा था। हलवाई लड्डू और जलेबियां बना रहे थे और घर में ढेरों मेहमान जमा थे। इतने मेहमानों के बीच में भी सुलोचना की जुबान पर बस एक ही नाम चढ़ा हुआ था और वो था टीटू का। सिलेंडर लाना हो, हलवाई के लिए बाजार से जाकर सामान लाना हो या रिश्तेदारों को स्टेशन से लेकर आना हो, कोई सामान कम पड़ जाए या किसी के ठहरने का जुगाड़ करना हो सुलोचना के लिए जैसे उसके हर मर्ज की एक ही दवा थी और वो था पड़ोस में रहने वाला टीटू। टीटू भी बुरी जान लगाकर सारे काम निपटा रहा था जैसे कि उसी के घर में शादी हो। शादी से एक दिन पहले, मम्मी आपसे एक बात करनी थी। अरे जल्दी बोल, बहुत काम पड़ा हुआ, ये कोई टाइम है क्या बात करने का? बात में करियो। अरे मम्मी सुनो तो, वो टीटू है ना, वो मैं कह रहा था कि टीटू और... अरे चुप कर नालायक, पता नहीं क्या टीटू टीटू किए जा रहा है। मैंने कहा ना बाहर जाकर मेहमानों को देख। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, एक काम ढंग से नहीं कर सकता। घर में शादी है, इतने मेहमान जमाए और यहाँ बैठकर टीटू टीटू की माला जप रहा है। अरे मम्मी वो मैंने आज देखा तो उन्हें। पहली बार देखा है क्या उसे? बेचारा एक टांग पर खड़ा हुआ है, पूरी शादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है उसने, और तू और तेरा बाप दोनों ने कम में निठल ले। माँ के मुंह से बातें सुनने के बाद विक्की चुपचाप वहां से चला जाता है। शादी के दिन, विक्की बेटा मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है, बारात आने वाली है, सब डेकोरेशन वगैरह हो गई है ना अच्छे से? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो आंटी जी? मैंने आपको कहा ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा, आप तो बस रिलैक्स करो जी। मम्मी मुझे पार्लर जाना है, पार्लर वाली ने घर पर आने से मना कर दिया है। देखो जी भाभी जी, आपके घर के लड़के लड़कियों ने तो बहुत शोर मचा रखा है। हमारी तो उम्र हो गई है जी, इतने हल्ले गुल्ले के बीच में हम आराम नहीं कर पाएंगे। हम कौन सा 25 साल के लौंडे हैं जो बारात में नागिन डांस करे? हमें तो अब बिस्तर बता दो कितना है, हम तो अब जाकर आराम करेंगे जी। अरे जीजा जी, सब लोग बारात की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको इधर सोने की पड़ी है। शादी में आए हो, कम से कम शादी शुरू तो हो जाने दो। मैं तो पूछता हूँ, अपमान करने के लिए बुलाया था क्या आपने हमें? अगर कोई ढंग की जगह नहीं थी सोने के लिए तो अभी के अभी वापस लौट जाते हम। अरे आप रुक जाओ जी, मैं अभी टीटू को बुलाती हूँ, वही संभालेगा इन्हें। सुलोचना टीटू को आवाज लगाती है। टीटू बेटा अपने घर में सोने की जगह दे दे इनको, बिना बात में यहाँ रायता फैला रहा है। कोई नहीं आंटी जी, आपके रिश्तेदार समझो हमारे रिश्तेदार,
इसलिए मैंने तो ना पहले से ही अपने घर में गद्दे लगवाकर सोने का इंतजाम कर रखा है। खाली फूफा जी क्यों, मौसी जी, ताई जी, जिसको भी सोना हो ना, वो आराम से हमारे घर आ सकता है और सो सकता है। टीटू फूफा जी को अपने साथ ले जाता है और अपने रूम में सुलाकर लौटता है। हाय मेरा टीटू पुत्र, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन तेरे रहते मेरा कोई काम नहीं बिगड़ सकता। मम्मी मेरा क्या होगा? अरे बेटा, टीटू के रहते तुझे चिंता करने की कोई जरूरत ना है। आग लगने दो उस पार्लर वाली को, टिट्टू पुत्र ले जाएगा तुझे। टिट्टू पुत्र, स्वीटी को ले जा। जी आंटी जी, जैसा आपको। टीटू स्वीटी को लेकर पार्लर के लिए निकल गया। कुछ देर में बारात दरवाजे पर आ गई थी। बारात का जोरदार स्वागत हो गया था। अरे विक्की, फोन लगाओ, स्वीटी को कहाँ रह गई? रिश्तेदार खा खा कर वापस जाने लगे, ये पार्लर से लौट कर नहीं आई अभी तक। मम्मी पिछले 1 घंटे से फोन मिला रहा हूँ मैं उसे, उसका फोन ही नहीं लग रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी जी, हमारे घर के रिश्तेदार सब शोर मचा रहे हैं, स्वीटी है किथे? मम्मी आप समझाओ ना रिश्तेदारों को, मैं जरा पार्लर होकर आता हूँ। अरे ऐसे मौके पर कहाँ जा रहा है तू? मैं कह रही हूँ ऐसे छोटे मोटे काम ना टीटू को दे दे। मम्मी टीटू भैया भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं बिजी होंगे, लगे होंगे शादी की तैयारी में। आपको तो पता ही है, बेचारे ने सुबह से 1 कप चाय तक नहीं पी। सुनो जी, आप दामाद जी को बैठाइए, समोसे मंगवा कर खिलाइए। मैं देखती हूँ स्वीटी को लेट क्यों हो रहा है। सोनू को विक्की और उसके पापा ने घेर रखा था और वो लगातार लड्डू, जलेबी, समोसा उसके मुंह में ठोसते जा रहे थे। और दूसरी तरफ सुलोचना स्वीटी को फोन लगा लगा कर परेशान हो गई थी। कुछ देर बाद, सुन रहे हो जी, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, ये स्वीटी पता नहीं कहाँ है। आप ऐसा करो, 2-3 मुंडे लेकर जाओ और ढूंढो इसको। किसी सहेली के यहाँ तो होगी, ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो जाएगी जी हमारी लड़की? ये कोई समय है क्या सहेली के यहाँ जाने का? बारात सर पर आकर खड़ी है, दामाद जी 36 बार स्वीटी के बारे में पूछ चुके हैं। और ये क्या बकवास कर रही है तुम? दामाद सोनू को मेहमानों के पास छोड़कर विक्की, उसके पापा और 2-4 खास रिश्तेदार मिलकर पूरे शहर में स्वीटी को ढूंढते हैं, लेकिन स्वीटी का कहीं पता नहीं लगता। सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन स्वीटी अभी तक नदारद थी। तभी सुलोचना के घर में टीटू कदम रखता है। अरे टीटू पुत्र, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है ना, तेरे बिना मेरे से कुछ नहीं संभलता। अरे तू क्या गायब हुआ? यहाँ सब किए कराए पर पानी फिर गया। बेटा स्वीटी नहीं मिल रही, पता नहीं किसके साथ है। आंटी जी, टिट्टू के होते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्वीटी तो मेरे साथ आराम से मेरे घर में थी पूरी रात। आपने एक बार तो मुझे आवाज लगा ली होती। क्या बात कर रहे हैं? स्वीटी तेरे घर में थी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरे घर पर क्या करेगी वो? मम्मी जी, मुझे ना सोनू नहीं टिट्टू पसंद है। मुझे सोनू से शादी नहीं करनी थी, इसलिए पार्लर की बहाने से मैं टिट्टू के साथ भाग गई थी। और आपको पता है, हम दोनों ने शादी कर ली है। आप लोगों को मुझे ढूंढने के लिए इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? मैं तो यहीं पड़ोस वाले घर में थी, बिल्कुल आराम से। राम, ये क्या हो गया टीटू? तुझे अपना बेटा समझा था, मैंने नाक कटवा के रख दी, नास पीटे तूने। टीटू टीटू कहते मेरी जुबान नहीं थकती थी। नमक हराम, ये क्या किया तूने मेरे साथ? हे राम, मुझे पता होता कि तू मेरी कुड़ी को लेकर उड़ जाएगा, तुझे अपने घर में पाँव भी ना रखने देती मैं। अरे लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगी? अब रोने से क्या होगा मम्मी? मैंने तो आपको पहले भी समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन आप तो टीटू टीटू करती रहती थी पूरा दिन। टीटू के आगे आपको तो अपना बेटा भी नजर नहीं आता था। अरे चुप कर नालायक, क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है? और तूने क्या बताने की कोशिश करी थी? आज से पहले तो तेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। याद कर लो मम्मी, मैं आया था आपके पास बताने के लिए कि मैंने टीटू और स्वीटी को साथ में देखा था, लेकिन उस टाइम तो आप मुझे गालियां सुना रहे थे। अब तो कुछ बोलेगा या ऐसे ही हाथ जोड़कर आंटी जी करता रहेगा? मैं पूछती हूँ, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर नजर डालने की? क्या बात करते हो आंटी जी आप ही तो कहते रहते थे बात बात पर, टिट्टू पुत्र स्वीटू नु उत्ते ले जा, टिट्टू पुत्र स्वीटू नु इत्थे ले जा। मैं की करता, मैं लगा स्वीटी नु। आप भी कमाल करते हो आंटी जी। इतने साल से मैं आपके घर में आ रहा हूँ, स्वीटी के नाल घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उसके कमरे में 2-2 घंटे बैठकर मैं उसके साथ बातें करता हूँ। आपको आज तक समझ में नहीं आई कि मैं आपके घर स्वीटी के लिए तो आता था। अरे अकल पर पत्थर पड़े थे मेरे। मुझे तो ये लगता था कि मुफ्त में सारे काम करने वाला बंदा मिला है तो उसी से सारे काम करवा लो।
अरे मम्मी जी अब बहुत हो गया रोना पिटना। वो मैं कह रहा था कि अब स्वीटी के साथ मेरे फेरे पड़वा रहे हो या नहीं? अब तो समोसे भी खत्म हो गए और कितने समोसे खाऊंगा मैं। चुप कर नालायक, तेरी बीवी को टीटू उड़ा के ले गया और तुझे समोसे खाने की पड़ी है। चल यहाँ से, अभी भी शादी करने की गुंजाइश रह गई है क्या? पगला ना हो जाए कहीं ये। अरे पापा जी लेकिन स्वीटी तो सोनू दी है ना, इससे कैसे? अरे सुनो तो पापा जी, इनके यहाँ के समोसे ना बड़े अच्छे हैं। 1 मिनट, हलवाई का नाम तो पूछ लेने दो। सोनू के पापा सोनू का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उसी के साथ स्वीटी की बारात वापस लौट जाती है। ओ मैं क्या कह रहा था आंटी जी, मेरे कहने का मतलब है मम्मी जी, अब जो होना था सो हो गया। अब कब तक गुस्सा रहोगे जी आप? देखो वैसे भी आपके घर के सारे काम मेरे बिना हो नहीं पाएंगे। सोच लो जी, आप नाराज रह करना अपना ही नुकसान कर रहे हो। मम्मी टीटू भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। दिन में 25 बार टीटू भैया को मार्केट भेजते हो आप। मेरे बस की ना है पूरा दिन आपकी इशारों पर नाचना। आपको तो टीटू भैया ही संभाल सकते हैं। अब शादी तो हो चुकी है, मुंह फुलाने से कोई फायदा नहीं है, मान जाओ ना। टीटू भैया क्या लगा रखा है? नालायक, तेरा जीजा है वो। जीजा जी बोल। तो जी इस तरह सोनू की स्वीटी को टीटू ले गया और हमारी कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आगे सब कैसे होगा। अरे बेटा सब सही होगा, चिंता मत कर। लेकिन मामी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा ऐसे नहीं डरते, तू तो शेरनी है ना, और शेरनियां कभी डरती है क्या? हाँ बिना मामी बस मजाक करती रहती है। मैं सच बोल रही हूँ। अब तुम्हें मजाक लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस छोड़ो नहीं तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है आप कहती है तो। मामी अगर आज मेरी मम्मी होती तो कितना अच्छा लगता ना। बिना माँ के जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हाँ उन्हें तुम पर बहुत नाज होता, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी भी वो तुम्हें देख रही है, उन्हें तुम पर गर्व भी है। तुम बहुत अच्छी बेटी हो और एक अच्छी बहू भी साबित होगी। ठीक है मामी। आज अंजलि की शादी थी, लेकिन उसके साथ उसकी माँ नहीं थी। इस बात का उसे बहुत दुख था और उसे डर भी लग रहा था कि आगे जाकर पता नहीं वो सब कुछ अच्छे से संभाल पाएगी या नहीं। शादी के कुछ दिन बाद, मम्मी जी चाय पत्ती खत्म हो गई है। खत्म हो गई है तो मैं क्या करूं? नहीं मैं बस ये पूछ रही थी कि क्या चाय पत्ती का पैकेट घर में रखा है? कहाँ रखा है? अरे अब ये छोटी छोटी बातें भी मुझसे पूछती रहेगी। जाकर रसोई में देख, रसोई का सामान भला और कहाँ मिलेगा? रसोई में होगा, जाकर ढूंढ ले। ठीक है। अंजलि पूरी रसोई में चाय पत्ती का पैकेट ढूंढती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अब क्या करूं, मुझे तो पैकेट कहीं नहीं मिल रहा। अंजलि बाहर आकर शांति को बताती है। मम्मी जी मुझे पैकेट कहीं नहीं मिला, लगता है खत्म हो गया है। अरे तो पहले बताना चाहिए ना, अब अचानक से कहाँ से मंगवाऊं? जब बिल्कुल डिब्बा खाली हो गया तब बता रही है। माफ करना मम्मी जी, मैं अभी जाकर दुकान से ले आती हूँ। कोई नहीं, अब मैं ही ले आऊंगी। शांति बाजार से चाय पत्ती लाती है। आप आ गई मम्मी जी? नहीं मैं कहाँ गई, अभी तो रास्ते में हूँ। यहाँ तो बस मेरा भूत आया है। नहीं वो मेरा मतलब था कि। बस तेरा कुछ भी मतलब हो ये सब छोड़, चाय पत्ती ला दी है, जाकर चाय बना दे। मेरे तो सर में दर्द हो गया। जी अभी बना कर लाती हूँ। अंजलि चाय बनाकर लाती है और शांति को चाय देती है। फिर अगले दिन दोपहर में, बहू आलू के चिप्स बना दियो और उन्हें सुखा दियो। ठीक है मम्मी जी अभी बना देती हूँ। अंजलि आलू की चिप्स बनाने के लिए उन्हें कट कर लेती है और कट करने के बाद अब इन्हें सुखाऊं कहाँ, मम्मी जी से जाकर पूछ लेती हूँ। अंजलि ये पूछने के लिए शांति के पास आती है। मम्मी जी मैंने आलू कट करके सब रेडी कर दिया है, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि इन आलूओं को कहाँ रखूं? एक काम कर, मेरे सर पर रख दे। नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर पर भी भला कोई आलू सुखाता है? हाँ बिल्कुल सही कहा, जब इतना दिमाग है भगवान ने दिया हुआ तो जाकर इन्हें वहीं सुखा दे जहाँ इन्हें सुखाया जाता है। वही तो पूछने आई थी, इन्हें छत पर सुखा दूं या कहीं और? अरे जब छत पर सुखाते हैं तो छत पर ही सुखाएगी ना, क्यों बिना वजह टाइम पास करने आ जाती है मेरे पास और फालतू के सवाल पूछती है। जाकर छत पर सुखा दे, छोटी सी बात है, इसमें बड़ा पूछने वाली क्या बात थी। ठीक है मम्मी जी ऐसे ही कर देती हूँ। अंजलि बहुत ही शरीफ थी,
वो इस घर में नई भी थी। उसे हमेशा यही डर सताता था कि कहीं किसी काम में उसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसे कुछ भी पूछना होता तो वो अपनी सास से पूछ लिया करती थी। लेकिन अंजलि की सास शांति, जिससे बिल्कुल शांति नहीं थी, वो तो अंजलि की हर छोटी छोटी बात का उल्टा ही जवाब देती और उससे बहुत रूखा व्यवहार करती। जब अंजलि छत पर चिप्स सुखाने जाती है, मम्मी जी पता नहीं क्यों हमेशा इतने गुस्से में रहती है। अब मुझे कई बार कोई चीज समझ में नहीं आती तो मैं उनसे ही पूछूंगी ना, अब भला किससे पूछूंगी। अंजलि खुद से बातें करते हुए चिप्स सुखा रही थी कि उसके सामने वाली छत पर उसकी पड़ोसन शीला आ जाती है और उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे अंजलि बेटा, क्या कर रही हो? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज तो चिप्स सुखाए जा रहे हैं। जी आंटी जी बस। अच्छा बेटा, सभी आलू को ना थोड़ा दूर दूर करके सुखाओ, उससे आलू जल्दी भी सूख जाएंगे। अभी सब पानी की वजह से चिपके हुए है ना। हाँ हाँ, वो ना आज मैं पहली बार कर रही हूँ ना आंटी जी, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो क्या हो गया, हमने भी ये काम कभी पहली बार किया था, तब हमें भी नहीं पता था। हाँ आंटी जी, थैंक यू सो मच। मुझे डर लगता था कहीं मुझसे काम में ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में वैसे भी हर काम कभी ना कभी पहली बार ही रहा होगा, तो पहली बार काम अच्छे से नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर रहना चाहिए। और अगर कुछ समझ में ना आए तो किसी से पूछ लो। जी आंटी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अंजलि चिप्स सुखाकर नीचे आती है। कुछ दिन बाद पूरी फैमिली को रेडी होकर एक फंक्शन में जाना था। तब अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कपड़े पहनूं या कौन सी साड़ी पहनूं और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी है। मम्मी जी से पूछूंगी तो फिर से मुझे डांटेंगी कि मैं उनसे इतनी बेसिक सी बात भी पूछ रही हूँ। क्या करूं मैं। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद अंजलि आखिरकार रेडी होकर नीचे आती है। अरे नीले रंग की साड़ी क्यों पहन ली? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही है क्या? बताओ, इसे इतना भी नहीं पता कि हम कीर्तन में जा रहे हैं और पूजा पाठ में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। ओह अच्छा, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। तुझे आखिर पता क्या रहता है? हर बात में तेरा बस यही रहता है, पहले गलती कर देती है फिर माफी मांग कर कहती है मुझे पता नहीं था। अरे ये छोटी मोटी मामूली बात है, इतनी बातें तो सबको पता रहती, तो तुझे क्यों कुछ पता नहीं? अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, इतनी छोटी सी बात में इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अभी घर में नई बहू है, उसे घर के तौर तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ही। अरे अब इसे 3 महीने होने को आए, अभी भी इसे सब समझाना पड़ेगा क्या? कोई बात नहीं माँ, अब गुस्सा छोड़ो। अच्छा अंजलि, अब तुम जाओ और जल्दी से साड़ी बदल कर आ जाओ। जी ठीक है, मैं बस अभी आई 2 मिनट में। अंजलि साड़ी बदलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ शांति। लो जी, अब हम बैठ जाते हैं आराम से, इसकी वजह से अब हमें भी लेट होना पड़ेगा। पहले इतनी देर से तैयार होकर आई थी, अब दुगना समय लगेगा। अरे कोई बात नहीं, आप बस भी करो, 10 मिनट में कुछ लेट नहीं होता, आप बस अभी पहुंच जाएंगे। अंजलि दोबारा रेडी होकर आती है और उसके बाद सब जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है। कुछ दिन बाद अंजलि और रोहन की किसी बात पर बहस हो जाती है। तुम कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, तुमने आज मेरी सारी फाइल्स मिक्स कर दी। अगर मैंने गलती से फाइल मिक्स कर भी दी तो उसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? फाइल मिक्स करने की वजह से मैं आज इंपॉर्टेंट फाइल्स ऑफिस में ले जाना भूल गया था। तो आप मुझे कॉल करके बता देते, मैं आपकी फाइल ऑफिस ले आती। लेकिन जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। तुम बाद में काम को सही करने से पहले शुरू में ही काम को सही कर लो, तो ऐसी नौबत ही नहीं आई। इसलिए बेहतर होगा कि अपना काम पहले से ही ठीक से किया करो। अरे तो मैंने कौन सा जानबूझकर किया है, ये गलती से हो गया है। जिसे देखो इस घर में बस मेरी गलतियां गिनवाता रहता है। अरे अभी सब नया है, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए सब चीजों को समझने के लिए। प्यार से भी तो मुझे समझाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हर वक्त सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाना होता है। अंजलि गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो घर के बाहर बैठ जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। जिसे देखो बस मेरे काम में या तो कमियां दिखाता या मुझे डांटता है। तभी वहां उनकी पड़ोसन शीला आती है। अंजलि को ऐसे रोता हुआ देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह बाहर बैठ कर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे। कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी और इनकी आज लड़ाई हो गई।
अंजलि शीला को पूरी बात बताती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है। पति पत्नी के बीच तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। अब घर में 2 बर्तन होंगे तो शोर भी होगा। कभी कभी प्यार से रहते हैं तो कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हाँ आंटी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ लड़ाई झगड़े की नहीं है। बात यह है कि मैं अगर किसी से कुछ भी पूछती हूँ तो उसका कोई मुझे तमीज से जवाब ही नहीं देता। कई बार होता है कि मुझे बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती और जब मैं उनसे पूछूं तो मुझे आड़े टेढ़े जवाब दिए जाते हैं। अब मुझे परेशानी होगी तो मैं किससे पूछूं? मेरी तो माँ भी नहीं है जो मैं उनसे कॉल करके पूछ लूं। अगर ऐसा है ना तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, हर चीज में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज में कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे बेझिझक मदद मांग लो, कभी हिचकना मत। पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू सो मच आंटी। आपको पता नहीं आपने मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं समझ सकती हूँ बेटा, जब हम किसी प्रॉब्लम में हो और हमारे पास कोई बात करने वाला ना हो या हाथ बढ़ाने वाला ना हो ना, तो बहुत खालीपन सा लगता है। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह अंजलि और शीला की बातचीत होने लगी थी। अंजलि को जब भी कोई परेशानी होती तो वो उस चीज का सोल्यूशन शीला से मांग लेती थी। आंटी जी, आज मैंने फिर से केक बनाया, लेकिन अच्छा नहीं बना। एक काम करो, मैं तुम्हें केक बनाकर दिखाऊंगी, उसके बाद तुम ट्राई करना। ठीक है। कुछ दिन बाद जब अंजलि शाम को बाजार से घर वापस आ रही थी तब। आ गई बाजार से बेटा? जी आंटी जी, बस अभी आई। आज तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी आंटी जी। और हाँ, तुम घर पर सारा सामान रखकर यहाँ आ जाओ। मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं खाना बना लूंगी। अरे तुम सिर्फ खुद के लिए क्या ही बनाओगी? क्यों एक जने के लिए खाना बनाने के लिए परेशान होना? मैं यहाँ बना रही हूँ ना, उसमें से तुम भी खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी 10 मिनट में आई। शीला अंजलि का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाती है। अंजलि शीला के घर खाना खाकर घर वापस आती है तो देखती है उसकी सास वहाँ पर पहले से ही थी। बहू, आखिर तो कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं मम्मी जी, शीला आंटी ने मुझे खाने पर बुलाया था, बस उन्हीं के घर खाना खाने गई थी। क्या? हाँ। अच्छा, क्या आपको भूख लगी है? आपके लिए खाना बनाऊं? नहीं, मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। देख रही हूँ आजकल इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। इसने मुझसे बस एक बार पूछा और उसके बाद उसने मुझे पहले की तरह दोबारा टोका तक नहीं। सब उस शीला की वजह से हो रहा है। जब से उसके साथ रहने लगी है तब से मैं देख रही हूँ इसके बिल्कुल तेवर बदल गया है। अगले दिन। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गिफ्ट में क्या लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद आइडिया, मैं शीला आंटी के पास जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। अंजलि शीला के पास जाती है। बेटा, मुझे लगता है लड़कियों को सबसे ज्यादा ड्रेसेस या मेकअप ही पसंद आता है। हाँ, और? या फिर किचन का कोई सामान दे दो। तुम किसी को टोस्टर भी दे सकती हो। हाँ आंटी जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप ना मेरी बहुत मदद करती हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वैसे भी तुम बहुत प्यारी हो, कौन तुम्हारी मदद करना नहीं चाहेगा। थैंक यू सो मच आंटी, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। शांति अंजलि को शीला से इस तरह हंसकर बात करते हुए देख लेती है। फिर जब अंजलि घर के अंदर आती है तो उसे रोकते हुए कहती है, करके आ गई मेरी चुगली? क्या मम्मी जी, अब क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। बहू, मेरे सामने ना ज्यादा शरीफ बनने का नाटक मत कर, सब जानती हूँ। तू हर रोज उस शीला के पास जाती है ना, जब देखो वहीं रहती है, उसी से बातें करती रहती है। मुझे सब पता है, वो तुझे मेरे खिलाफ भड़काती है ना। नहीं तो मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आंटी जी से एक हेल्प मांगने गई थी। वो कभी भी आपकी बुराई नहीं करती, हम तो ऐसे ही बातें करते हैं और मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तो वो मेरी मदद करती है। हाँ, सब समझ रही हूँ। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है और तुझे भी शर्म नहीं आई? घर में सास के होते हुए तो बाहर दूसरों से जाकर सब पूछ रही। तूने तो पड़ोसन को ही अपनी माँ बना लिया। रुक, मैं अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। शांति गुस्से में आग बबूला होकर शीला के पास जाती है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बहू को इतनी सारी पट्टी पढ़ा रखी है, अब वो मुझसे बात तक नहीं करती। बस पूरा दिन तेरे पास आकर खीखी खाखा करती रहती है। मैं जानती हूँ तू उसे मेरे खिलाफ भड़काती है ना। नहीं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैंने कभी तेरी बुराई नहीं की, हम तो बस ऐसे ही बातें करते रहते हैं।
अरे इतनी भी कौन सी बातें हो गई जो कभी खत्म नहीं होती। जब देखो सुबह से लेकर शाम तक तेरे पास रहती है, कोई भी छोटी बात हो तो तेरे पास दौड़ी चली आती है। तूने मेरी बहू को ऐसी कौन सी विभूति चटा दी? मम्मी जी मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, आंटी जी ने कुछ भी नहीं किया। अरे चुप कर, मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस समय मुझसे झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम्हारा सच सामने आ गया है ना। अरे शांति बहन, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। अंजलि और शीला के बहुत समझाने के बाद भी शांति नहीं समझती। तब भी शांति उन दोनों को भला बुरा कहने में ही लगी रहती है। तब वहां उसका बेटा रोहन आता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह यहाँ लड़ क्यों रही हो? अरे बेटा देख, आज इसे कुछ पूछना था, उसने मुझसे नहीं पूछा, ये सीधे इस शीला के पास चली आई। ये हर छोटी छोटी बातें इसी से पूछती है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करती। शीला ने इसे मेरे खिलाफ भड़का रखा है, दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगी रहती है, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं। ये ना मुझे पूरी तरह इग्नोर करने लगी है। शांति रोहन को सारी बात बताती है और आराम से सुनने के बाद, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मम्मी जी को इग्नोर नहीं करती। मैं जानता हूँ अंजलि, तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। देखो मम्मी, बात ऐसी है, इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी गलती है। वाह बेटा, अब तू भी इसकी साइड ले रहा है। मेरी भला क्या गलती? मम्मी, जब भी अंजलि आपसे कोई बात पूछती थी, आप हमेशा उसे डांटती थी और कभी उस बात का सीधा जवाब नहीं देती थी। आपने कभी उसकी परेशानी को नहीं समझा और ना ही उसे हल करने की कोशिश की। आप जानती है ना कि अंजलि की माँ नहीं है, उसे भी तो अपना दुख दर्द बांटने के लिए और परेशानियों का हल निकालने के लिए किसी से बात करने की जरूरत होती थी। हम आपको कितना समझा देते कि उससे गुस्से में बात मत करो, लेकिन आप अक्सर गुस्से में ही बात करती थी। लेकिन बेटा। लेकिन नहीं मम्मी, अंजलि घर में नहीं थी, उसे सब तौर तरीके नहीं मालूम थे। जब भी वो आपसे कुछ पूछती, आप उसे कहती कि तुझे इतनी छोटी चीज नहीं पता। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो उसे प्यार से समझाया जाता है, ना कि उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। मैं घर में रहकर सब देखता था और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन आप नहीं मानी। और अंजलि आपसे कुछ इसलिए पूछती थी क्योंकि वो डरती थी कि कहीं उससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि उससे कोई भी गलती हो। हाँ शांति, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। अगर अंजलि को परेशानी होगी तो वो तुमसे ही पूछेगी ना, क्योंकि तुम ही तो उसकी माँ हो। मम्मी जी, मैं कभी आपको इग्नोर करना नहीं चाहती थी और ना ही मैंने कभी आपकी बुराई की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे आपसे कुछ भी पूछने में डर लगता था। तब शीला आंटी मेरी मदद करती थी। सभी के समझाने के बाद आखिरकार शांति को सब समझ में आता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं तेरे साथ प्यार से रहूंगी और तेरी हर चीज में मदद भी करूंगी। रानी अपने परिवार वालों के साथ काफी खुश थी, और आखिर वो खुश होते भी क्यों नहीं। उसके ससुराल वालों की सोच खुले विचारों वाली जो थी, पर अक्सर बाहर काम करने के चलते रानी न तो अपने पति को समय दे पाती और न ही अपने घर वालों को। ऐसे ही एक रात रानी अपना फोन बेड पर पटककर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रानी को इतना परेशान देखकर रोहित उसके पास आता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या हुआ रानी, तुम इतने परेशान क्यों? क्या बताऊं रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ। कल संडे है और संडे वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। कभी कभी तो मैं अपने ऑफिस से बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, ऑफिस छोड़ भी तो नहीं सकती ना। पर आप कर भी क्या सकते हैं। देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। रोहित वहां से उठकर सोने चला जाता है। रानी भी सो जाती है और अगली सुबह रानी सबके उठने से पहले ही ऑफिस चली जाती है। अब जब सब उठते हैं तो रानी को घर में ना देखकर सुमित्रा रोहित से पूछती है, रोहित, बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? आज उसकी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उसको आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। बहू भी ना अपने घर का जरा भी नहीं ख्याल रखती। ये नहीं कि आज संडे है, घर पर रहूं, घर का ख्याल रखूं। अरे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, नेहा भी कॉलेज के काम से बाहर ही रहती है। घर में उसका छोटा बच्चा भी तो है, उसका भी ख्याल नहीं उसको।
माँ आपको पता है वो भी परेशान है। कल रात वो उदास थी क्योंकि वो भी थक जाती है। हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। रोहित और सुमित्रा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जा बेटा देख कौन आया है। सुमित्रा की बात सुनकर रोहित दरवाजा खोलता है, जहां वो देखता है कि उसकी पड़ोसन की बेटी काजल उसके दरवाजे पर अपने हाथ में खाना लिए खड़ी है। अरे काजल तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कौन है? किससे तू इस तरह खड़े होकर बात कर रहा है? मैं हूँ आंटी काजल। हटो, अब मुझे आंटी जी से बात करने दो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। काजल रोहित को साइड कर अंदर जाती है और टेबल पर खाना रख के कहती है, आंटी जी मैं हूँ। भाभी जब सुबह जा रही थी ना, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आज उन्हें जल्दी निकलना पड़ रहा है, वो आप लोगों के लिए खाना नहीं बना पाई, इसलिए उन्होंने मुझे खाना देने को कहा था। कह रही थी मैं आपका ध्यान रखूं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। काजल के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखें भर जाती है और वो अपने शब्दों को याद करते हुए बोलती है, मैं भी न जाने क्या क्या बोल रही थी बहू को। वो बेचारी मेरे बारे में कितना सोचती है, और एक मैं हूँ जो अपनी ही बहू को न जाने क्या क्या बोल देती हूँ। क्या हुआ आंटी जी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ऐसे क्या बना कर लाई है तू? आप ही देख लीजिए। आरुष कहाँ है? उसके लिए मैं बॉर्नविटा लेकर आई हूँ। वो अपने कमरे में सो रहा है ना? हाँ ठीक है, मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उसे उठा कर लाती हूँ। काजल तो वहां से चली जाती है, पर ये सब देखकर रोहित अपनी माँ से कहता है, देख रही हो माँ, आपकी बहू आपका और हमारा कितना ख्याल रखती है, और एक आप है जो उसको कभी नहीं समझती। रोहित की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती रहती है। वहीं काजल भी आरुष को उठा कर ले आती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक रानी घर नहीं आई थी। शाम को एक बार फिर काजल खाना लेकर आ जाती है। अरे तू क्यों हमारी इतनी चिंता करती है? अभी रानी आती होगी। भाभी को आने में न जाने कितना समय लगेगा, और घर आकर थकी हारी खाना थोड़ी ना बनाएंगी। काजल की बात सुनकर अब सब शांत हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। आज किसी को भी रानी का ख्याल नहीं आता। कुछ देर बाद काजल वहां से अपने घर चली जाती है और उसके जाते ही रानी आती है। काजल को अपने घर के बाहर देख रानी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कोई रिएक्ट ना करते हुए घर के अंदर जाती है। रानी के हाथ में सामान रखा था। वो खुशी से अपने घर वालों को आवाज लगाती है, माँ जी, रोहित, आरुष, कहाँ हो आप? देखो आज मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। रानी की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं। रानी के हाथ में सामान देखकर रोहित पूछता है, रानी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आज मैं लेट हो गई ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हम सबके लिए बाहर से कुछ लेकर आऊं। चलो आप सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैं भी आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। पर मम्मा हमने तो खाना खा लिया। खाना खा लिया? पर कैसे? माँ जी की तबीयत खराब है। रोहित आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर खाना बनाया किसने? काजल बुआ ने। क्या? काजल? पर वो यहाँ क्यों आई थी? मतलब मैंने तो उसको सुबह और दोपहर का खाना देने को कहा था, लेकिन वो रात को क्यों आ गई? हमें लगा रात का खाना भी तुमने ही कहा होगा देने को, इसलिए वो यहाँ आई है। वैसे भी तुम बिजी इतनी रहती हो। रोहित की बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती और खाना वहीं रखकर चुपचाप चली जाती है। रानी को उदास देखकर रोहित उसके लिए खाना निकालकर उसके पास ले जाता है। क्या हुआ रानी? देखो तुम काजल को गलत मत समझो, पर तुम आज बहुत लेट थी और इसलिए उसने हमारे लिए खाना बनाया। वो बात ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए था? अच्छा, आई एम सॉरी, बस आगे से हम ध्यान रखेंगे, पर फिलहाल तो तुम कुछ खा लो। रोहित की बात सुनकर रानी खाना खाती है। रोहित और रानी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां आरुष आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा कल स्कूल में पीटीएम है। पीटीएम में मम्मी पापा का आना जरूरी है। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। अभी रात ज्यादा हो रही है ना, एक काम करो, आप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मम्मा आप आओगी ना? आरुष की बात सुनकर रानी रोहित का चेहरा देखने लगती है और आरुष को हाँ में जवाब देकर उसको उसके कमरे में भेज देती है। अब अगले दिन फिर रानी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रानी अपने घर को, अपने बेटे को और अपने पति को जरा भी समय नहीं दे पा रही थी, और आज तो उसके बेटे की पेरेंट्स मीटिंग भी थी। इसलिए वो अपने बॉस के पास जाती है हाफ डे लेने के लिए, पर उसका बॉस उसे हाफ डे देने से साफ मना कर देता है। वहीं आरुष अपनी माँ की राह देखता रहता है, पर रानी नहीं आती। तभी काजल वहां साड़ी पहन कर आती है। रोहित, आज भी भाभी नहीं आई। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आरुष की पीटीएम में आऊं, उसकी बुआ बनकर? वैसे भी यहाँ नेहा नहीं है, आंटी बीमार है, तो क्या मैं...
काजल की बात सुनकर रोहित उसको हाँ कर देता है और आरुष की पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करता है। शाम को जब रानी घर आती है तब आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने बात की थी सर से बट मम्मा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आरुष वहां से चला जाता है और रानी रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित, सच में मैं आना चाहती थी पर बस करो रानी, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह काजल ने अटेंड कर ली मीटिंग। रोहित, मैं ये क्या देख रही हूँ? मतलब मैं ऑफिस में बिजी क्या हुई, काजल का आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हर चीज में काजल। अरे तो क्या हो गया? अब तुम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। रोहित भी आज रानी से गुस्से में बात करके वहां से चला जाता है। इस बात से परेशान रानी भी उदास हो जाती है और अब वो काजल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। अगली सुबह रानी जब अपने ऑफिस जा रही थी तो उससे पहले वो काजल से मिलती है। आइए ना, बैठिए। नहीं काजल, मैं बैठने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। थैंक यू, तुम इतना ख्याल रख रही हो, पर अब से तुम मेरे घर के मामले में मत आओ। मतलब अब मेरे घर में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी फैमिली को देख लूंगी, समझी? काजल कुछ नहीं समझ पाती। वहीं रानी भी अपनी बात बोलकर चली जाती है और परेशान होकर ऑफिस में हेड डाउन करके लेट जाती है। सपने में काजल रानी के मना करने के बाद भी रानी के घर जाती है और सबका ख्याल रखती है। उसका ऐसा नेचर देखकर सुमित्रा उससे कहती है, काजल सच में तू बहुत अच्छी है। और एक मेरी बहू को देख, वो इतनी बिजी है, होश और हवास ही नहीं है अपने घर का। पता नहीं क्यों मैंने अपने बेटे की शादी उससे करा दी। मुझे तो तुझे अपनी बहू बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो कौन सा घर में रहती है, आज से तू ही मेरी बहू है। नहीं नहीं नहीं, काजल मेरी जगह नहीं ले सकती, मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। नहीं 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 नहीं, काजल नहीं। रानी चिल्ला रही होती है, तभी उसके चेहरे पर पानी आता है और वो सपने से बाहर आती है। रानी अब एक झटके से उठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। क्या हुआ रानी, ये ऑफिस है, क्या सोच रही है तू, क्यों चिल्ला रही है? सॉरी, वो मैं थोड़ी परेशान हूँ। ऑफिस में हलचल देख रानी का बॉस उसके पास आता है और उसे अपने कैबिन में बुला लेता है। रानी, आई थिंक तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम लीव पर जा सकती हो। अपने बॉस की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और वो 1 महीने का लीव लेकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। इस तरह से अब रानी अपने परिवार को टाइम देती है। मेरी शादी हो रही है। माँ, मैं तो आपसे दूर हो जाऊंगी। कैसे रहूंगी दूर माँ? तो दुखी हो रही है या खुश हो रही है? दूर जाने की खुशी है या गम पता ही नहीं चलता। फिर बोले तुम मेरी बेटी को? अरे बेचारी हंसती ही तो है, अब बच्चा हंस रहा है तो भी दिक्कत। अरे बच्चा क्यों हंस रहा है, कहाँ हंस रहा है, ये भी तो देख लिया करो। बस बच्चे की हंसी में कुर्बान हो रहे हो। अब माँ तो सारा दिन बेटी के साथ रहती है। अब वो जानती है कि बेटी के हंसने का कारण क्या होता है, कब होता है और क्यों क्यों होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी हंसों की विदाई हो रही थी। माँ रो रही थी, सास समझा रही थी, लेकिन बेटी। चिंता ना करे बहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही है, हम पूरा ख्याल रखेंगे, रोइए मत समधन जी। माँ, आप ना अपना ख्याल रखना। और मेरी याद आए ना तो ऐसे ही रो लेना माँ, जैसे मैं रो रही हूँ। अरे बेटा, माँ रो रही है, तू हंस रही है। माँ ना मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन माँ से बिछड़ने का दर्द थोड़ा तो होना ही चाहिए ना। वो रो रही है बहन जी, बस थोड़ी अदा अलग है उसकी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या बहू ऐसे ही हंसते हुए रोती है? बस समझ लीजिए कि आप लोगों के घर से आज से रोना धोना खत्म। मेरी बेटी हमेशा हंसेगी, दुख में भी और सुख में भी। और जहाँ बहू बेटी हंसती है वो घर स्वर्ग बनना तो तय है। हाँ जी, और घर वाले स्वर्गवासी। चलो अब तो हो लिया ब्याह, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी हंसा बहू आ जाती है ससुराल, मायके से यहाँ आने के बाद। बहू, ओ बहू, वो कल घर में सब मोहल्ला तुझे देखने आएगा, तो तैयार रहना। जी माँ जी, अब तो शगन में पैसे भी मिलेंगे। क्यों? जरूर जरूर, मैं तो तैयार हो जाऊंगी पक्का। तो शगुन के लिए अगले दिन बहू टिप टॉप से तैयार हो जाती है।
तो आ जाती है आसपास की सारी बुढ़िया बहू के दर्शन करने के लिए। वही बहू, एक से बढ़कर एक बुढ़िया की रेंज है माँ जी आप लोगों के मोहल्ले में। कोई हम लोगों की उम्र का नहीं है क्या? कैसी बात कर रही है बहू, बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहते। अरे क्या बात हो रही है सास बहू के बीच में? नहीं आंटी जी कुछ नहीं। आंटी क्या होता है? चाची बोलो चाची बेटा, तेरा पति भी यही बोलता है। वैसे तेरे पति को ना कमर में चढ़ाकर मेला दिखाने ले जाती थी मैं, लेकिन बहू एक बार गिर पड़ी थी बहुत जोर से, तब से कमर हिल गई। बहू बुढ़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। कब कैसे कहाँ गिर पड़ी अब बोलिए तो। है बड़ी बेशर्म बहू है। अरे मैं गिर पड़ी इस बात पर ये हंस रही है। नहीं चाची मैं तो दुखी हूँ, अब कैसे जताऊँ दुख। सास को पता होता है बहू की आदत के बारे में, लेकिन पास की चाची को कौन समझाए। मैंने तो सोचा था बहू की मुंह दिखाई में 15,000 दूंगी, लेकिन अब तो 500 देने का भी मन नहीं हो रहा। बहू के हंसने की आदत से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सभी चले जाते हैं। माँ जी मैं तो चली खाना बनाने, फिर बर्तन कपड़ा झाड़ू बहुत काम है माँ जी। चलो, ये तो है कि घर का काम खुशी खुशी करती है, मुंह नहीं बनाती। ठीक है बहू, जा जाकर काम कर। माँ जी मैं ना बहुत थक जाती हूँ, थोड़ा तो मदद कर लिया करो। अच्छा तो ये वो वाली हंसी है। बहू देख, मुझे ही काम करना होता तो मैं तुझे क्यों घर लाती। सास भी बहू की तरह हंसकर आगे निकल जाती है। फिर एक रोज, माँ जी क्या बात है, आप काफी दुखी लग रही हैं। क्या हो गया? बहू मैं दुखी हूँ और तू हंस रही है। खैर तुझसे क्या गिला करना, तेरी तो आदत ही है। हाँ बहू, दुखी तो हूँ मैं। वही तो मैं सोच रही थी, 4 दिनों से आप घर से बाहर भी नहीं निकली है, क्या हो गया माँ जी? वो सक्सेना जी है ना, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया है। कौन सक्सेना जी माँ जी? वही आपके पार्क वाले दोस्त जिनके साथ आप वॉक करती थी? हाँ बहू, अब वो नहीं आ रहे तो मेरा भी दिल नहीं करता पार्क जाने का। सोच रही हूँ तेरे साथ जाकर उनके घर में अफसोस कराऊं। हाँ माँ जी, वाह वाह क्या बात कही है, चलिए चलिए चलते हैं। तभी आ जाते हैं ससुर। कौन सक्सेना? तो ये करना चाहती हो तुम पार्क में? शादी मेरे साथ की और वॉक सक्सेना के साथ? अरे सक्सेना नहीं आ रहा पार्क तो तुम भी नहीं जा रही? वाह जी वाह। बहू जरा पूछ, तेरी सास से शर्म वर्म आती है कि नहीं? माँ जी वो ससुर जी पूछ रहे हैं कि हाँ, ज्यादा पुलिस कमिश्नर बनने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या है जी, आप भी इस पगलिया की बात में आ रहे हैं? अरे भाई जैसे हैं वो, अब बीवी नहीं रही तो दुख तो होगा ना हर किसी को। भाभी थी वो मेरी भी, भले ही मुंह बोली ही क्यों ना हो। ससुर सास की बात को समझ जाते हैं, लेकिन बहू के साथ अफसोस करने जाना सास को कितना महंगा पड़ जाता है, ये भी देखिए। अरे सक्सेना जी, बड़ा दुख हुआ। क्या हो गया था भाभी जी को? अब क्या बताऊं पुष्पा बहन, उम्र का तकाजा है। जाना लिखा था तो साथ छोड़ गई। सास सक्सेना को रोता देखकर उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। अरे भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, क्यों? बस ये बोलना ही था कि बहू हो जाती है शुरू। आपकी बीवी क्या गई, मेरी सास ने तो वॉक करना भी बंद कर दिया। आपको अकेलेपन की पड़ी है, यहाँ मेरी सास सिंगल से फिर डबल हो गई। और पता है आज पापा जी को क्या लगा? अरे चुप हो जा बहू, चुप हो जा। उनकी बीवी नहीं रही है, दुखी है वो। क्या माँ जी, देखिए ना मुझे भी तो दुखी है ना।
क्या हो रहा है यहाँ पर है? बहन जी, तुम अपनी बहू को लेकर निकलो यहाँ से। ये ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालना पड़े। मेरी बीवी नहीं रही और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अरे निकलो यहाँ से। सास बेचारी बहू को लेकर रिश्ते सुधारने गई थी, लेकिन बहू ऐसी निकली कि खैर घर आकर सास बहू को खूब झाड़ती है। इतना बोलती है कि मैं अब ना इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। अरे पर हुआ क्या बताओगी? देखो वो माँ के मुंह बोले भाई हैं और तुमने क्या कर दिया? किसी की मौत पर हंसी उड़ाना सही नहीं है ना। मैं नहीं रहना चाहती अब। प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के घर भेज दीजिए थोड़े दिनों के लिए। पति देखता है कि हर बात पर हंसने वाली उसकी बीवी अचानक से शांत कैसे होगी। अच्छा ठीक है हंसा, थोड़े दिनों के लिए चली जा तू। जब ठीक लगे तो वापस आ जाना। हंसा मायके जा रही होती है। वो सास के पैर छूती है। हाँ निकलो, अभी निकलो। ऐसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। माँ बस करना, देख वो कैसे जा रही है। बेचारी कल से एक बार भी हंसी नहीं है। अरे ना हंसी, मैं तो कहती हूँ जीवन भर रोए ये। निकाल इसे घर से बाहर। बहू बाहर चली जाती है। मायके की बस पकड़ती है। अकेले ही मायके भी पहुंच जाती है। देखकर माँ कहती है, मेरी बेटी आई है। अरे बेटा दामाद जी कहाँ है? बेटी कुछ नहीं बोलती। वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे मैंने तो हंसती खेलती बेटी भेजी थी, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। देखो लग गई ना नजर मेरी बेटी को। बेटी खाने के टेबल पर आती है, खाना खाती है और सीधा रूम में। बात करिए जी दामाद जी से। बच्चों से बात क्या करना, सीधे इसकी सास को ही फ़ोन करता हूँ। नहीं आज नहीं, 2-4 दिन बाद करना, तब तक हम भी सोच लेते हैं। उधर ससुराल में पति भी शांत हो जाता है। वो भी घर में शांति से खाता पीता और किसी से बात किए बिना अपने कमरे में चला जाता। कैसा सा घर हो गया है बहू के जाने के बाद। जैसे मनहूसियत ही फैल गई है। भगवान, बहू के बिना घर कैसा लग रहा है। बहुत याद आती है बहू की। 2-4 दिन बाद सास बहू को लेने उसके मायके पहुंच जाती है। बहू सास को देखकर उनके गले लग जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी अब नहीं हंसूंगी। ना मेरी बेटी, तू तो हंसती ही अच्छी लगती है। जो गया वो तो चला गया, हम क्यों रोए। हमें तो जिंदगी जीनी है ना। तेरे बिना सब बेकार है। बहू तू तो चिड़िया है हम लोगों के घर की। तेरा पति भी तेरे बिना दुखी रहता है। सास बहू की माता पिता से मिलकर अपनी बहू को घर ले आती है। अब बहू हंसती तो है, लेकिन वहीं हंसती है जहां हंसना जरूरी है। सोनम का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बेटा कुछ नहीं रखा है ये फालतू की चीजों में। पढ़ लिख कर कुछ बन जा। पैसे कमाएगी तो तेरी कीमत रहेगी सबकी नजर में, नहीं तो नौकरानी बनकर रह जाएगी। क्या करूँ माँ, मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तू कुछ ऐसा बताना कि मेरी कीमत भी बनी रहे और मुझे पढ़ाई भी ना करनी पड़े। माँ को सोनम की बात सुनकर गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कैसे इस लड़की को समझाए कि पढ़ाई की कीमत क्या होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। देख बेटा, एक तरीका है जिससे तुझे पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और तेरी इज्जत भी पूरी होगी। सोनम खुश हो जाती है। वो क्या माँ? तू ना हाउसवाइफ बन जा। उससे क्या होगा कि तेरा पति कमाएगा अच्छा और तू ऐश करना। क्या सही है ना? सोनम कुछ सोचती है, फिर हाँ ये ठीक रहेगा माँ। क्या है ना, ज्यादा चिक भी नहीं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं। ना कोई ज्यादा काम, बस सुबह का काम करो और दिन भर सो जाओ, फिर शाम को थोड़ा काम करो और पति के साथ घूमने निकल जाओ। ये ठीक रहेगा माँ। तू ना मेरी शादी ही करवा दे। माँ को मन ही मन गुस्सा आता है कि कैसे सोनम झट से शादी के लिए मान गई। खैर फिर अगले दिन। तुमने किसी को बुलाया है क्या सोनम की शादी के लिए? हाँ, क्यों आ गए क्या वो लोग? अरे लेकिन अभी तो उसकी उम्र ही नहीं है शादी की, अभी उसकी पढ़ाई की उम्र है। सोनम भी वहां आ जाती है। हाँ तो पढ़ाई तो कर रही हूँ, लेकिन मुझसे ना नहीं हो रही पढ़ाई। तो शादी कर लेते ना पापा, क्यों ही पैसे बर्बाद किए जाए। पिता माँ की ओर देखते हैं। माँ भी पिता को यह आश्वासन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब क्या, लड़के वाले आकर बैठ जाते हैं।
हाँ जी, कहाँ है लड़की? सोनम सामने से आती है। सोनम को देखकर लड़की की माँ बोल पड़ती है, बेटा जरा दीदी को तो लेकर आओ। यही है लड़की बहन जी। है? अरे जेल करवाओगी क्या? ये तो छोटी है। लग रही है, लेकिन अभी 18 की हो गई है। हाँ, लेकिन 18 में कौन करता है लड़की की शादी? इसे तो पढ़ाओ लिखाओ। अरे वक्त बर्बाद कर दिया आपने हमारा। लड़के वाले उठकर चले जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये इसके पढ़ने लिखने का वक्त है। हाँ है तो, लेकिन सोनम का मन पढ़ाई में है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? उसे हाउसवाइफ बनना है, क्योंकि उसमें ना कुछ पढ़ना लिखना है ना ही कोई काम। क्यों सोनम? हाँ माँ, कोई ना, तू मेरे लिए दूसरा लड़का देख। वैसे भी ये लड़का कम अंकल ज्यादा लग रहा था। अरे तेरी उम्र के लिए तो सभी अंकल ही है। खैर, सोनम मुंह बनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पिता हैरानी से माँ की ओर देखते हैं। क्या लगता है हाउसवाइफ बनना इतना आसान है क्या? तुम खुद घर संभाल रही हो, तुम जानती हो। अरे लेकिन सोनम को कौन समझाए? इकलौती बेटी है हमारी। अगर ये भी नहीं पढ़ेगी तो हम लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए इसे अकल सिखाना जरूरी है। आप ना बस मेरा साथ दो। अब रोज कोई ना कोई सोनम को देखने आता, लेकिन कभी उसकी उम्र तो कभी पढ़ाई लिखाई का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर देता। मेरा लड़का लाखों में कमाता है, कैसे इस छिपकली से लड़के से शादी कर ले हम? जा रहे हैं, नमस्ते। लड़के वालों के जाने के बाद माँ क्या करूँ? कोई मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा। मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी। माँ कुछ करना शादी के लिए। हाँ बेटा, कोशिश तो कर ही रही हूँ। और क्या कर सकते हैं बेटा? तभी पिता आ जाते हैं। मेरे पास एक रिश्ता है, लेकिन लड़के की माँ काफी गुस्से वाली है। वो कह रही है कि पहले वो सोनम को अपने घर में 4 दिन रख कर देखेगी। अगर सोनम बहू के रूप में हर काम में फिट रही तो ही शादी के लिए हाँ करेगी। बोलो मंजूर है? अरे हाँ हाँ, मंजूर है मंजूर है। बोल दो पापा, मैं कल ही उन लोगों के घर चली जाती हूँ। बस पढ़ाई ना करनी पड़े उसके लिए सोनम किसी के भी घर में 4 दिन की बहू बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगले रोज पिता उसे उसके 4 दिन के ससुराल में छोड़ आते हैं। ससुराल का पहला दिन। क्या बात है, कितना बड़ा घर है इन लोगों का। तभी सामने से हीरो जैसा एक लड़का आता है। तुम सोनम हो ना? हाँ, और तुम? तभी उसकी होने वाली सास सामने आती है। पति होने वाला है ये तुम्हारा। तुम क्या कर रही हो? आप बोलो। सोनम लड़की को देखकर खुश हो जाती है। हाय रे, कितना प्यारा है ये, बिल्कुल राजकुमार की तरह। मेरी तो लॉटरी लग गई। जी जी, नमस्ते आंटी। आंटी नहीं, माँ जी बोलो। देखो सोनम, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए। वैसे तो इस घर में नौकर चाकर सब है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू को सब कुछ आना चाहिए। क्यों नहीं, सही बात है भाई। बहू को वैसे भी क्या चाहिए, सोने के लिए रात तो होती है, लेकिन घर का काम होता है। थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेना चाहिए बहू को। सास सोनम की ओर देखती है। एक तो जबान तेज है तेरी, जबान में लगाम लगा बहू। बड़े घर की बहू एक काम बोलती है, समझी? सोनम को तो गुस्सा आ जाता है कि घर की बहू बनाने के लिए बुलाया है या नौकरानी। माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज टेस्ट है मेरा। सोनम खड़ी क्यों हो? कॉलेज जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? वैसे तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। टिफिन लगा दो इसका तब तक। सोनम किचन में जाकर होने वाले पति का टिफिन लगा कर आती है। ठीक है, वैसे जानकर हैरानी हुई कि तुम पढ़ना नहीं चाहती। माँ मैं इसे कैसे अपने दोस्तों के बीच बिठाऊंगा? वही तो देखना है बेटा, इसलिए तो इसे 4 दिन के लिए रखा है। बिना पढ़ी लिखी लड़की को बहू कौन बनाता है? ऐ जा जाकर छत से कपड़े उतार ला। सोनम छत में जाती है तो उसे वहां नौकरानी खड़ी दिखती है। नमस्ते छोटी मालकिन, इस हफ्ते आप टेस्ट के लिए आए हो ना? टेस्ट के लिए मतलब? वो क्या ना मालकिन हर हफ्ते किसी ना किसी लड़की को घर में बहू बनाने के लिए टेस्ट में रखती है। लेकिन क्या? वैसे कितनी पढ़ी लिखी है आप? 12वीं। क्यों? फिर उसके बाद पढ़ना होता तो क्या यहाँ बहू के टेस्ट के लिए आती मैं? तू भी ना यार, कुछ भी। मैं भी 12वीं में थी ना, तब टेस्ट के लिए आई थी। बहू तो नहीं बन पाई, लेकिन कुछ साल बाद पता चला कि जीवन जीने के लिए पैसे कमाने कितने जरूरी है। कोई और तो काम नहीं दे रहा था, तो इस घर की नौकरानी ही बन गई। सोनम को तो इस बात से झटका ही लगता है कि हाय रे, क्या ऐसा भी होता है? सोनम नौकरानी से बात कर ही रही थी कि सास चिल्ला कर बोलती है।
अरे क्या नाम है नई लड़की का? क्या करने लग गई छत पर? सोनम भाग कर नीचे आती है। ये सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके तय लगा दे, समझी? सोनम से उसकी होने वाली सास सारा दिन काम कराती, रात को पैर भी दबवाती और जमीन पे सुलाती। सोनम इतनी थकी होती है कि अगली सुबह उसे उठने में देर हो गई। क्या बात है? क्या देर हो गई उठने में? अरे एक तो अनपढ़ गवार, ऊपर से सोना पसंद है। अरे तुम क्या ही किसी के घर की बहू बनोगी? सोनम फटाफट सोकर उठती है। वो बाहर कमरे में जाती है तो सामने उसका होने वाला पति टेनिस खेल रहा था। शिट, तुम अब उठी हो? यार तुम तो आलसी भी हो, ऐसे कैसे होगा? माँ प्लीज भगाओ ना इसे यहाँ से, मैं इस पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। सोनम को लड़की की बात पर गुस्सा आता है। ओए सुनो, भगाओ से क्या मतलब है? ऐसे वैसे घर की नहीं हूँ, मेरे पापा भी अच्छा कमाते हैं, समझे? तभी उसकी होने वाली सास आ जाती है। हाँ तो तेरे पापा की हम बहुत इज्जत भी तो करते हैं, उन्हें नहीं भगा रहे हम, और कमाते तो तेरे पापा है, तू नहीं समझी? माँ ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो ना कमाती धमाती है और ना ही पढ़ी लिखी है और ना ही समाज में उसे कोई जानता भी है। इसका तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। किसी की बेटी, किसी की बीवी ही बनना है इसे। अरे जो लड़का तुमसे शादी करेगा वो भी तो ये समझेगा ना कि किसका पति है वो। सोनम को लड़की की बात सही लगती है। वो समझ जाती है कि उसे भी अपनी पहचान बनाना जरूरी है। और हाँ, हम नहीं बना सकते तुझे अपने घर की बहू, तो अभी आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी वहाँ वो नौकरानी भी आ जाती है। आप परेशान ना होना, अगर फिर भी कोई शादी ना करे और कहीं पैसे कमाने लायक भी ना हो ना, तो मालकिन आपको यहाँ नौकरानी के रूप में रख ही लेगी। पूरी 2000 देती है महीने का। अरे रखो 2000 तुम। और हाँ, तुम्हारी लड़की को जरूरत है ना कभी पैसे की तो आकर ले जाना मुझसे। बड़े आए इस घर में 4 दिन क्या 4 मिनट ना रहूं मैं। अरे औरत, मेरा बैग घर भिजवा देना। पूरी अकड़ के साथ सोनम वहां से निकल जाती है। सोनम की होने वाली सास सोनम के पापा को फोन करती है। भाई साहब, लगता है आपकी बेटी को पढ़ने की इच्छा जग गई है। जैसा आपने कहा था, हमने वैसा ही नाटक किया और वो सफल भी रहा। शुक्रिया भाभी जी, आप लोगों का परिवार हम लोगों के लिए हमेशा फैमिली रहा है। लगता है वो आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। सोनम तन तनाती हुई घर आती है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम तो 4 दिन के लिए गई थी ना? अरे बेटे, बड़ी मुश्किल से कोई तैयार हुआ था, अब कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो। माँ की बात सोनम बीच में ही काट देती है। माँ मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, खुद के पैरों में खड़ी होंगी। माँ ना हाउसवाइफ एक अच्छी बात होती है, लेकिन मैं घर के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी संवारूंगी। शादी का प्लान कैंसिल। और हाँ माँ, अब लड़के नहीं, मैं लड़कों को चूज करूंगी, समझिए आप? सोनम ये बोलकर वहां से निकल जाती है और पीछे से माता पिता खुश हो जाते हैं। सौतेली सास। निमृत अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। अब निमृत की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी सभी सहेलियों की तो शादी भी हो चुकी थी। निमृत को अपनी शादी को लेकर काफी अरमान थे। ऐसे ही एक दिन निमृत अपनी बचपन की दोस्त दिया को फोन करती है। दिया, कैसी है तू अपने ससुराल में? शादी की बात तो मुझे भूल ही गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निमृत, तू बता तू कैसी है और कब शादी कर रही है? यार शादी के लिए तैयार तो मैं भी हूँ, इसलिए तू भी विश कर कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरे लिए ना ढंग का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। वैसे तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे है? तेरी सास कैसी है? मैंने जहाँ तक सुना है सास बहुत खड़ूस होती है। क्या सच में सास ऐसी होती है? अब सास को लेकर मैं तुझे क्या बताऊं निमृत, मेरी सास थी तो मेरा जीना हराम कर रखा है। बस यही वजह है कि मैं तुझे फ़ोन नहीं कर पाती। तू नहीं जानती पर मेरी सास को ना हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत है। थोड़ा खाना ज़्यादा बन जाए तो उन्हें परेशानी होती है। अरे कितना ही स्वादिष्ट खाना बना दो, कमियां फिर भी निकाल देती है। और खुद घर का ना एक काम नहीं करती, ऊपर से मुझे काम चोर कहती है। रात में 1 बजे मैं जाती हूँ सोने के लिए और फिर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। और लेकिन फिर भी ना कोई कदर नहीं है मेरी। दिया के मुंह से सास की बुराइयां सुनकर निमृत का भी शादी से मन हटने लगता है और वो हर समय इसी सोच में रहती है कि आखिर सच में सास इतनी बुरी होती है। तभी उसकी एक और दोस्त निधि का फोन आता है और निमृत निधि से भी सेम सवाल करती है। तब निधि जवाब देती है, अरे पागल है तू भी ना दिया की बात को इतना सीरियसली ले रही है।
दिया तुझसे मजाक कर रही थी। वो अभी भी लाइन पर है, यकीन नहीं हो रहा तो खुद पूछ ले। अब निमृत अपनी दोनों दोस्तों से बातें करती है, जिसके बाद निमृत के मन से सास के लिए डर खत्म हो जाता है। अब ऐसे ही बहुत जल्द निमृत का रिश्ता निखिल नाम की एक बहुत ही स्मार्ट लड़के से तय हो जाता है और बहुत जल्द निमृत की शादी निखिल से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद निमृत के सारे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर में आती ही उसकी सास रूबी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती। शादी के अगले ही दिन, अरे ओ महारानी, खाली निखिल के साथ ही गप्पे लड़ाती रहोगी या फिर घर का थोड़ा काम भी करोगी? जब से आई हो तब से आराम कर रही हो। हमारी भी शादी हुई थी पर हम तुम्हारी तरह नहीं थके थके से थे। हाँ? वो माँ जी, मैं निखिल जी के कपड़े प्रेस कर रही थी। बहू, मानते हैं तुम्हारा पति निखिल है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम घर का और कोई काम ना करो। अगर अपने पति की सेवा करनी हो गई हो तो अपनी सास के भी थोड़े पैर दबा दो। निमृत अपनी सास के पैर दबाने लगती है, पर फिर भी रूबी निमृत को ही भला बुरा कहती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रूबी निमृत को जरा भी आराम करने नहीं देती। अपनी सास की इन आदतों से अब निमृत परेशान होने लगती है और एक दिन, क्या रे बहू, तो क्या ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई है जो तूने आज कपड़े नहीं धोए? वो माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, बस इस वजह से। मैं कल सुबह सारे कपड़े धो दूंगी। ये सुनकर रूबी उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे धमकाते हुए कहती है, बहू, अगर तेरी जगह मेरी सगी बहू होती ना तो भी हम उसके साथ यही करते, और तू तो हमारी सौतेली बहू है और हम तेरी सौतेली सास, समझी? अगर अपनी सौतेली सास के अत्याचारों से बचना है तो उसके पैर के नीचे दब के रहना सीख ले, समझी? इस तरह से रूबी निमृत के हाथ में सारे गंदे कपड़े थमा देती है। बेचारी निमृत रोते हुए पूरी रात कपड़े धोती है। ये सब देखकर निखिल को अच्छा नहीं लगता और वो निमृत की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। माफ करना निमृत, पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास सौतेली है। निखिल जी, पिताजी ने दूसरी शादी क्यों की? मैं सिर्फ 5 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें दिखाने के लिए ही पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं हुई। मुझे माफ़ करना निमृत, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो माँ फिर से तुम्हें कोई नई सज़ा दे देंगी। निखिल जी, सज़ा तो मुझे मिल ही रही है शादी करके। मैंने सोचा था सास माँ समान होती है, पर आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई और उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आप सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ निमृत, पर मेरी मजबूरी है। निखिल निमृत से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे रूबी के आने की आहट आती है और वो जल्दी से वहां से अपने कमरे में चला जाता है। निमृत सारे कपड़े धोकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही रूबी निमृत को अपने कमरे में बुला लेती है और कहती है, क्या बहुरानी, बहुत नींद आ रही है या फिर पति की याद आ रही है? पर क्या करे, अब तुझे सौतेली सास जो मिली है उसे भी तो देखना पड़ेगा। बेचारी मेरी बहू, जब से शादी हुई है पति के साथ टाइम ही नहीं मिलता बात करने का। क्या माँ जी, मैं सिर्फ अपने पति के लिए ये सब कर रही हूँ, वरना आप जैसी सासों को सीधा करना मुझे आता है। मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या बात है जो निखिल जी आपके खिलाफ नहीं जाते। निमृत इतना बोलती ही है कि तभी रूबी निमृत के बाल पकड़ लेती है और उससे कहती है, तो फिर मेरी प्यारी बहू, जैसे तेरा पति गूंगा और अंधा बना बैठा है वैसे तू भी गूंगी और अंधी बन जा। अगर ज्यादा मुंह चलाया ना तो जुबान काट लूंगी। इतना बोलकर रूबी वहां से चली जाती है। पर अब निमृत अपनी सौतेली सास का और अत्याचार सहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी सास के खिलाफ आवाज उठाने की सोचती है। साथ ही वो अपने पति को भी अपनी माँ के खिलाफ बोलने के लिए कहती है, निखिल जी, मेरे बहुत अरमान थे। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि मेरी सास ऐसी होगी तो मैं ये शादी ही नहीं करती। पर मुझे सबसे ज्यादा आपके लिए दुख हो रहा है कि आप इतने सालों से अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रहे हैं,
पर मुझे समझ में नहीं आता कि जब घर की सारी जिम्मेदारियां सब कुछ आपके हाथों में है तो आप अपनी सौतेली माँ का अत्याचार क्यों सह रहे हैं? निमृत, क्योंकि मेरे पापा की जान उस औरत के हाथ में है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं अपनी सौतेली माँ के खिलाफ गया तो वो मेरे पापा को मार देगी, और आज मेरे पापा की जो हालत है वो उन्हीं की वजह से है। अच्छा, तो ये बात है, यही है उस औरत का राज। कोई बात नहीं, अब उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसको उसके कर्मों की सजा कोई नहीं दे पाया ना, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं उस औरत को उसके किए की सजा दूंगी। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे निमृत? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए निखिल जी। अब मैं आपको और अपने पापा जी को उस औरत का और अत्याचार नहीं सहने दूंगी। बहुत हो गया। अब जैसे ही निमृत को अपनी सौतेली सास के बारे में पता चलता है, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने विकलांग ससुर को अपने मायके भेज देती है और रूबी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देती है, जिसके बाद रूबी की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसके किए की सजा देती है। तो वहीं दूसरी ओर निमृत, जैसा कि उसने शादी के बाद अपना जीवन जीने का सोचा था, वो उसी तरह से अपने ससुराल में बिना सास के एक खुशहाल जीवन जीती है।